नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट से संबंधित हैं और आज की क्लास आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम टॉप 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, सो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो वो भी देख लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे, देन उनको डिटेल में समझेंगे भी। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, कला का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन पर्पस क्या है। ऑप्शन यहाँ पर मनोरंजन, अभिव्यक्ति, व्यापार और अनुकरण। तो ध्यान रखिएगा, कला का जो मुख्य उद्देश्य है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अभिव्यक्ति। क्योंकि प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था उसने गुफाओं पर बहुत सारे चित्र बनाए हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, अभिव्यक्ति। उसके जो विचार थे उनको कला के माध्यम से उसने अभिव्यक्त किया है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है सेकंड नंबर, जो कि बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम समझते हैं। पूछा गया है कि पेस्टल रंगों की प्रमुख विशेषता क्या है। आप ध्यान से समझिएगा, स्थायी, अस्थायी, धूमिल और चमकीले। तो पेस्टल रंगों के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाया गया है। वहां पर आपको बताया गया था कि पेस्टल रंगों में हम फिक्सेटो का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये अस्थायी होते हैं। लेकिन इनकी प्रमुख विशेषता यहाँ पर ये है कि ये धूमिल होते हैं। जहां पर हमें कोमलता का प्रभाव दिखाना होता है वहां पर पेस्टल रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर अस्थायी आप सही मत कीजिएगा, धूमिल, धूमिल यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है थर्ड नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय चित्रकला के षडंग का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। षडंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पर नाट्यशास्त्र, कामसूत्र, वेद, जयमंगला। तो षडंग का उल्लेख कहाँ मिलता है, जयमंगला में, ठीक है। और जयमंगला के लेखक कौन है, तो यशोधर पंडित। यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं, कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है, क्योंकि तीनों इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है फोर्थ नंबर, षडंग में कुल कितने अंग होते हैं। या फिर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि चित्रकला के कितने अंग होते हैं, 4, 5, 6, 7। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि चित्रकला के अंग पूछे, तत्व पूछे, संयोजन के सिद्धांत पूछे, सभी की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और कौन कौन से होते हैं तो इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया गया है, वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 5 नंबर, रूप भेद का अर्थ क्या है। रंग का भेद, आकृति का भेद, ध्वनि का भेद या फिर प्रकाश का भेद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, रूपों में किया जाने वाला जो भेद है या फिर आकृतियों में किया जाने वाला जो भेद है उसी को हम क्या कहते हैं, रूप भेद। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6 नंबर, प्रमाण का संबंध किससे है। आकार, प्रकार, अनुपात, रंग, प्रकाश। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन संख्या बी, अनुपात। प्रमाण को हम अनुपात भी कहते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक सेकंड, हाँ 7 नंबर, भाव का संबंध किससे है। भावना से, यानी कि फीलिंग्स, आकार, रंग, रेखा। तो भाव का संबंध किससे है, भावना से, यानी कि फीलिंग से। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर, कला का सबसे मूल तत्व कौन सा है। रंग, रेखा, आकार या फिर स्थान। तो ध्यान रखिएगा, स्थान की जगह पर अंतराल लिखा हुआ भी आ सकता है। तो कला का सबसे मूल तत्व कौन सा है, स्थान, स्पेस या फिर अंतराल, क्योंकि इसके बिना चित्र रचना संभव ही नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट या मूल तत्व कौन सा है, स्थान है। आगे समझते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, रेखा से क्या निर्मित होता है। रंग, आकार, प्रकाश, गति। तो रेखा से हम आकार बनाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, आकार। फिर अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, फॉर्म यानी कि रूप का संबंध किससे है। द्विआयामी आकृति, त्रिआयामी आकृति, रंग, प्रकाश। तो ध्यान रखिएगा, रूप जो है ये त्रिआयामी होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, त्रिआयामी।
आकार पूछे तो द्विआयामी, रूप पूछे तो त्रिआयामी, यानी कि 3 डायमेंशनल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 11 नंबर, प्राथमिक रंग कौन से हैं? अब देखिए इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन है लाल पीला नीला, हरा नीला पीला, लाल हरा नीला, काला सफेद और लाल। तो इसको थोड़ा सा हम समझ भी लेंगे अभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, लाल पीला नीला। जब मैंने आपको प्राइमरी कलर यानी प्राथमिक रंग पढ़ाए थे तो वहां पर क्या बताया था? प्राथमिक रंग वो रंग होते हैं जो किसी भी रंग के द्वारा मिश्रित करके बनाए नहीं जाते हैं। ये हमें प्रकृति में मूल रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लाल है, लाल को हम किसी भी रंग के द्वारा बना नहीं सकते हैं, ये प्योर कलर है। पीला, ये भी कैसा है? प्योर कलर है, इसको भी हम किसी भी रंग के द्वारा बना नहीं सकते हैं, और ना ही नीले को। इसमें देखिएगा जो हरा रंग है, ये नीला और पीला इन दो रंगों को मिलाने से बनता है, तो ये आपका सेकेंडरी हो गया। और यहाँ पर भी हरा दिया हुआ है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। और इसमें काला सफेद ये हमारे तटस्थ रंग है, तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा ए, लाल पीला नीला। और यहाँ पर देखिए जो रंग टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके पेपर में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और रंग के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाया गया है, वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर जरूर एक बार देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट जो भी हैं वो क्लियर हो जाएंगे। 13 नंबर, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस सिद्धांत से संबंधित है? देखिए संयोजन के सिद्धांत आपको पढ़ाए गए हैं, तो उसमें दृष्टिगत भार का उल्लेख किसमें हुआ है? सहयोग में, संतुलन में, सामंजस्य में या फिर प्रमाण में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी, संतुलन में। ठीक है, संतुलन में। फिर आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। संतुलन कला का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्रकला के सभी तत्व यानी रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, ये जो सभी तत्व हैं इस प्रकार से व्यवस्थित हों कि उनका जो आकर्षण है, आकर्षण को हम भार भी कहते हैं, तो उनका जो भार है या फिर जो आकर्षण है वो समस्त चित्रभूमि पर समान रूप से वितरित हो, यही क्या है? संतुलन है। तो इसमें देखिए भार या फिर आकर्षण ये शब्द आया है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? संतुलन। फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रण में कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? जल रंग, खनिज रंग, रासायनिक रंग या फिर एक्रेलिक रंग? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी। जो भी भित्ति चित्रण की विधि है, पारंपरिक रूप से जो भित्ति चित्रण की विधि है यानी कि म्यूरल पेंटिंग, तो उसमें खनिज रंगों का प्रयोग किया जाता है। और फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर, सम्मित रूप का उदाहरण क्या है? देखिए सम्मित क्या है, असम्मित क्या है, ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं, तो यहाँ पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस क्वेश्चन का आंसर समझ लेंगे। कप, केतली, शंख, गिलास, तो सम्मित रूप कौन सा है? गिलास है। और बाकी यहाँ पर कप, केतली, शंख ये कैसे हैं? असम्मित रूप हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 16 नंबर, रूप जो शक्ति, स्थायित्व और एकता को दर्शाता है, ऐसा रूप जो शक्ति, स्थायित्व और एकता को दर्शाता है वो कौन सा है? आयताकार, अंडाकार, वृत्ताकार या फिर त्रिभुजाकार? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या ए, आयताकार। ठीक है, आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर, जिस स्थान पर खड़े होकर कलाकार किसी दृश्य को देखता है उसे क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पर कलाकार खड़ा है और यहाँ पर दृश्य है, ठीक है, तो ये जो स्थान है जहाँ पर वो खड़े होकर किसी भी दृश्य को देखता है तो वो स्थान क्या कहलाता है? स्थिर बिंदु, दृश्य बिंदु, अदृश्य बिंदु या फिर केंद्रीय बिंदु? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या ए, स्थिर बिंदु। क्या कहलाता है? स्थिर बिंदु। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 18 नंबर, इम्फेसिस यानी प्रभाविता का क्या अर्थ है? प्रभाविता को इंग्लिश में इम्फेसिस कहते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? जोर देना, संतुलन, तालमेल या फिर आकृति? तो प्रभाविता का अर्थ है जोर देना। ठीक है, और प्रभाविता के बारे में भी आपको डिटेल से बताया गया है, तो किस प्रकार का जोर देना, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं, तो वहां पर जाकर आप इसे समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 19 नंबर, चित्र में प्रवाह कितने प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है? ऑप्शन यहाँ पर
आकृति के आवृत्ति द्वारा, आवृत्ति का मतलब होता है किसी चीज को बार बार अंकित करना यानी दोहराओ। आकृति के अनुक्रम द्वारा, सहज अनवरत गति द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो चित्र में प्रभाव इन सभी के द्वारा हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 20 नंबर, पर्सपेक्टिव यानी कि छाया वृद्धि का संबंध किससे है? दूरी व निकटता का आभास, रंग, रेखा, ध्वनि। तो पर्सपेक्टिव के बारे में आपको बताया गया है, इसका संबंध किससे है? दूरी व निकटता का आभास कराना। जैसे कोई वस्तु हमारे पास है तो वो हमें स्पष्ट दिखाई देती है, क्लियर दिखाई देती है, उसके जो भी रंग हैं वो हमें बहुत ही स्पष्ट दिखाई देंगे और वो बड़ी दिखाई देगी। तो इस प्रकार से हम पेंटिंग में भी ऐसे ही चित्रण करते हैं। अगर कोई वस्तु दूर है तो वो हमें छोटी दिखाई देगी, उसका जो कलर है वो बहुत ही स्पष्ट नहीं होगा। तो इसी प्रकार से अगर हम चित्र को बनाएंगे तो ऐसे ही दिखाएंगे, जो दूर है वो छोटी दिखाएंगे, जो पास है वो बड़ी दिखाएंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल बताया गया था कि जो पटरी होती हैं वो लास्ट में कैसे लगती हैं कि इस प्रकार से मिली जा रही हैं, लेकिन ये मिलती नहीं है। तो ये क्या है? पर्सपेक्टिव का ही एक उदाहरण है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है 21 नंबर, बिना तूलिका की सहायता से कौन से रंग लगाए जाते हैं? जल रंग, पेस्टल रंग, तैल रंग या फिर एक्रेलिक रंग। तो राइट, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। पेस्टल रंगों में तूलिका का मतलब होता है ब्रश। तो पेस्टल रंगों को लगाने के लिए हमें ब्रश की आवश्यकता तो होती नहीं है। बाकी जल रंग, तैल रंग, एक्रेलिक रंग, इन सब में हमें पैलेट, ब्रश और भी कई सारी चीजें होती हैं तो उनका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 22 नंबर, अग्रगामी रंगतें कौन सी हैं? भूरा, स्लेटी, पीला, लाल, नीला, काला, हरा और नीला। तो ध्यान रखिएगा, अग्रगामी रंगतों का मतलब है ऐसे रंग जो हमें बहुत जल्दी दिखाई पड़ जाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा पीला और लाल, यानी जो हमारे गर्म रंग होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं अग्रगामी रंग। ठीक है, और ऐसे रंग जो ठंडे रंग होते हैं उनको कहते हैं पश्चगामी रंग। तो दोनों ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है 23 नंबर, प्रमाण को इस नाम से भी जानते हैं, यानी प्रमाण का दूसरा कौन सा नाम है? संतुलन का सिद्धांत, प्रभाविता का सिद्धांत, संबद्धता का सिद्धांत या फिर सामंजस्य का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, प्रमाण को संबद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 24 नंबर, द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। द्विआयामी यानी कि 2D और त्रिआयामी यानी कि 3D यानी 3 डायमेंशनल प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। छाया वृद्धि के द्वारा, प्रभाविता के द्वारा, प्रमाण के द्वारा, संतुलन द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए। छाया वृद्धि में आपको बताया गया है कि इसके द्वारा हम द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी यानी कि 3 डायमेंशनल प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 25 नंबर, कागज कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 5। तो प्रमुख रूप से जो कागज है वो 3 प्रकार का होता है। और कौन कौन से प्रकार हैं? तो पहला है चिकना कागज, दूसरा है मध्यम कागज और तीसरा है मोटा कागज। मध्यम कागज का मतलब है जो चिकना और मोटा इन दोनों के बीच में आता है, वो है मध्यम प्रकार का कागज। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो मोटा कागज है ये पेस्टल रंगों के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वाटर कलर में मुख्य माध्यम क्या है? तेल, पानी, मोम और मिट्टी। तो वाटर कलर यानी कि जल रंग है, तो जल रंग में माध्यम क्या होगा? जल होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पानी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 27 नंबर, टेम्परा पेंटिंग में माध्यम क्या होता है? अंडा, तेल, पानी, मोम। तो टेम्परा में प्रमुख रूप से जो माध्यम है वो क्या है? अंडा है। ध्यान रखिएगा, अंडे का प्रयोग करते हैं और पायस के तौर पे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है 28 नंबर, एक्रेलिक रंग किस पर आधारित होते हैं? जल पर, तेल पर, गैस पर या फिर मिट्टी पर। तो ध्यान रखिएगा, जो एक्रेलिक रंग है इनमें हम तेल और जल दोनों को मिलाकर चित्रण कार्य कर सकते हैं, चाहे हम जल में करें चाहे तेल में करें, लेकिन प्रमुख रूप से आप जल रंग ध्यान रखिएगा। जल और तेल दोनों ऑप्शन में अगर मिल जाए तो जल को वरीयता दीजिएगा। अगर यहाँ पर दिया होता ए और बी दोनों सही है तो वही राइट होता,
और यहाँ पर ऐसा ऑप्शन कोई है नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा जल आधारित। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 29 नंबर। ऑयल पेंटिंग में माध्यम क्या होता है? तो ऑयल पेंटिंग में ऑयल होगा यानी तेल। और ध्यान रखिएगा ऑयल पेंटिंग में जो अलसी का तेल है वो प्रयोग किया जाता है चित्रण कार्य करने के लिए। बाकी तारपीन का भी जो तेल है वो भी प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से आप अलसी का तेल ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है 30 नंबर। आला प्राइमा तकनीक का अर्थ क्या है? एक बार में पेंटिंग धीरे धीरे बनाना, सूखने के बाद रंग या फिर रेखांकन। तो आला प्राइमा का मतलब होता है कि एक ही बार में रंग लगाकर चित्र को पूर्ण कर देना, यानी कि एक ही बार में पेंटिंग करना, तो ये होता है आला प्राइमा। जैसे यहाँ पर दिया भी हुआ है, एक बार में रंगों द्वारा चित्र को पूर्ण करना क्या कहलाता है? आला प्राइमा चित्रण विधि। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 31 नंबर। इम्पेस्टो तकनीक में क्या होता है? मोटी परत में रंग, पतली परत, बिना रंग, केवल रेखा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए। इम्पेस्टो में क्या है, जो रंग है वो बहुत मोटे मोटे लगाए जाते हैं, यानी उसमें उभार होता है। तो इस प्रकार से जो इम्पेस्टो है ये त्रिआयामी चित्रण विधि है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इम्पेस्टो जो है वो किस प्रकार की चित्रण विधि है? तो 3 डायमेंशनल, त्रिआयामी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर 32 नंबर। ग्वाचे पेंटिंग कैसी होती है? अपारदर्शी, पारदर्शी, सूखी, बिना रंग। तो ग्वाचे ध्यान रखिएगा ये एक अपारदर्शी चित्रण विधि है। कैसी है? अपारदर्शी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 33 नंबर। फ्रेस्को पेंटिंग कहाँ की जाती है? कागज पर, दीवार या भित्ति, कपड़ा, लकड़ी। तो फ्रेस्को पेंटिंग की जाती है दीवार पर, दीवार यानी कि भित्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। फ्रेस्को ब्यूनो में रंग कब लगाया जाता है? सूखी दीवार पर, गीली दीवार पर, कागज पर या फिर लकड़ी पर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा फ्रेस्को ब्यूनो में गीली दीवार पर चित्रण कार्य किया जाता है, गीली दीवार पर। और फ्रेस्को सेस्को अगर आए तो सूखी दीवार पर। यहाँ पर देखिए पॉइंट दिया भी हुआ है, इसे आप नोट कर सकते हैं। अगर फ्रेस्को सेस्को आए तो सूखी भित्ति, फ्रेस्को ब्यूनो आए तो गीली भित्ति। याद रखिएगा, देखिए सेस्को से याद रखिएगा सूखी भित्ति, ठीक है, और बाकी ब्यूनो जो दूसरा बचा ब्यूनो वो हो गया गीली भित्ति। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 35 नंबर। आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कर्ता कौन है? जॉन वॉन आइक, जेम्स निकोलस कोंते, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ओस्टवाल्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी। जो लेड पेंसिल है इसके आविष्कर्ता कौन है? तो जेम्स निकोलस कोंते। और जो जॉन वॉन आइक है ये भी ध्यान रखिएगा ये तैल रंगों के आविष्कर्ता है। किसके? तैल रंगों के। और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ये प्रकाश की जो रंगतें हैं उसको इन्होंने खोजा था, प्रकाश की रंगतों के आविष्कर्ता हैं। और ओस्टवाल्ड का तो वर्ण चक्र है, वो तो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है, पढ़ के जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है 36 नंबर। निम्नलिखित में से सबसे हल्की चलने वाली पेंसिल कौन सी है? देखिए आपके पेपर में पेंसिल से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, सो आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। और पेंसिल के बारे में एक शॉर्ट वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, उसमें बहुत ही साधारण भाषा में आपको सारी चीजें बताई गई हैं, तो उसको जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर समझिएगा पूछा गया है सबसे हल्की चलने वाली पेंसिल कौन सी है? 4H, 8B, HB और B। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, 4H। ठीक है, H का मतलब होता है यहाँ पर हार्डनेस और B का मतलब होता है ब्लैकनेस। जिस पेंसिल में H लगा होगा वो कैसी होगी? सबसे हल्की चलेगी। और यहाँ पर जो 4 लिखा हुआ है 4, ये जितना बढ़ेगा उतनी ही पेंसिल हल्की चलेगी। ठीक है, और जहाँ पर B है यानी ब्लैकनेस, तो ये पेंसिल जो होती है ये बहुत ही डार्क चलती है, गहरी चलती है। और जितना आगे का जो अंक है बढ़ता चला जाएगा उतना ही पेंसिल और भी ज्यादा मोटी चलेगी, यानी डार्क चलेगी। और जो HB पेंसिल है ये कैसी होती है? राइटिंग पेंसिल है, ये ना तो बहुत ज्यादा हल्की होती है ना ही बहुत ज्यादा डार्क होती है, जो आप लोग आमतौर पे राइटिंग के लिए लेकर आते हैं, तो वो हो गई HB पेंसिल। आगे समझिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है 37 नंबर। मोजाइक पेंटिंग में क्या उपयोग होता है? छोटे टुकड़े, रंग, पानी, मिट्टी। तो मोजाइक पेंटिंग में
छोटे रंगीन टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 38 नंबर, कला में संतुलन के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो संतुलन के 2 प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पर समझिएगा। पहला है औपचारिक संतुलन, दूसरा है अनौपचारिक संतुलन। अब ये क्या होते हैं औपचारिक अनौपचारिक, तो इसके लिए आप वीडियो देखिएगा, वहां पर सारी चीजें बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, टेम्परा में पायस प्रयुक्त होता है? अंडा, गोंद, ग्लिसरीन या फिर सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, उपरोक्त सभी। टेम्परा में अंडा, गोंद, ग्लिसरीन, इसके अलावा अलसी का तेल, ये कई सारे पायस हैं जो प्रयुक्त किए जाते हैं। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि पायस होता क्या है। टेम्परा माध्यम में बंधक के रूप में यानी रंगों को बांधने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अंडे की जर्दी का, दूध का, अलसी का तेल, गोंद, ग्लिसरीन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है और इनको ही हम क्या कहते हैं? पायस कहते हैं। इसका दूसरा भी नाम है एल्बुमिन और इमल्शन। ठीक है, तो ये पायस के ही नाम है, चाहे पायस कहिए, बंधक कहिए, बाइंडर कहिए, एल्बुमिन कहिए या फिर इमल्शन की कहिए। तो ध्यान रखिएगा कि इन सब का प्रयोग किसमें होता है? टेम्परा पेंटिंग में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 40 नंबर। हाँ, यहाँ पर देखिए आपको फिल करना है, का आविष्कार आइक बंधुओं ने किया था? किसका आविष्कार आइक बंधुओं ने किया था? तो तैल रंग का, पेस्टल रंग का, जल रंग का या फिर ईजल का? तो आइक बंधुओं ने आविष्कार किया था तैल रंग का। और आइक बंधुओं में आते हैं जॉन वॉन आइक और ह्यूबर्ट वॉन आइक। ये दोनों क्या हैं? भाई हैं, सगे भाई हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर दोनों अलग अलग दिए हों, जॉन वॉन आइक या फिर ह्यूबर्ट वॉन आइक, तब आप जॉन वॉन आइक को ही सही कीजिएगा। वैसे आइक बंधु एक साथ में आ जाता है। और यहाँ पर जो जल रंग है, जल रंग की खोज की थी पॉल सैंड बाई ने, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। पेस्टल रंग की खोज किसने की थी? भारत में अवनींद्रनाथ टैगोर ने। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 41 नंबर। फ्रेस्को सेस्को और फ्रेस्को ब्यूनो तकनीक होती है ग्लास पेंटिंग की यानी कि शीशा चित्रण की, म्यूरल की, एब्रेसीड की या फिर मैट की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, म्यूरल पेंटिंग की यानी भित्ति चित्रण की। यहाँ पर 2 तकनीकें हैं, पहली है फ्रेस्को सेस्को, दूसरी है फ्रेस्को ब्यूनो। ये दोनों तकनीक किसकी हैं? म्यूरल पेंटिंग की या फिर भित्ति चित्रण की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, गर्म रंग कौन से है? यहाँ पर आपसे वार्म कलर पूछा है, लाल, पीला, नीला, हरा, काला, सफेद, भूरा, ग्रे। तो आप जानते हैं गर्म रंग कौन से हैं? लाल और पीला। जो रंग आग के समीप होते हैं वो गर्म रंग होते हैं और जो रंग बर्फ या फिर पानी के समीप होते हैं वो ठंडे रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठंडे रंग कौन से हैं? नीला, हरा, लाल, पीला, काला, सफेद, भूरा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, नीला और हरा। एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से सबसे ठंडा रंग कौन सा है? ऑप्शन में नीला अलग ऑप्शन में होता है, हरा अलग होता है, तब आप नीले को सही करेंगे। ठीक है, नीले को सही कीजिएगा, हरे को नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 44 नंबर। हाईलाइट क्या होता है? सबसे हल्का भाग, सबसे गहरा भाग, रंग या फिर आकृति? तो हाईलाइट का मतलब होता है सबसे हल्का भाग और गहरा भाग जो है वो तो शेड में आता है। तो हाईलाइट का मतलब हो गया सबसे हल्का भाग। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। एक ही बार में रंगों से चित्र पूर्ण करना, अभी आपने पढ़ा था कि एक ही बार में रंग लगाकर चित्र को पूर्ण कर देना क्या कहलाता है? ग्लेजिंग, जेनर पेंटिंग, नाइफ पेंटिंग, आला प्राइमा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 46 नंबर। वॉश तकनीक की रेखाएं भारतीय कला से प्रेरित हैं, लेकिन तकनीक है मतलब तकनीक कहाँ की है? इटालियन, ईरानी, चीनी, जापानी, मंगोलियन। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, चीनी जापानी। जो वॉश पेंटिंग है उसमें जो रेखाएं प्रयोग की गई हैं वो भारतीय कला से प्रेरित हैं, लेकिन जो तकनीक है वॉश तकनीक वो कहाँ की है? चीनी जापानी है। और यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। डार्क टू लाइट पेंट किया जाता है यानी पहले डार्क कलर लगाए जाते हैं और फिर उनको लाइट किया जाता है। ये किस में किया जाता है? जल रंग में, तैल रंग में, पेस्टल में या फिर सभी में? तो राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, तैल रंग में। अब देखिए यहाँ पर दोनों पॉइंट मैंने एक साथ में लिख दिए हैं, याद रखिएगा। जल रंग में पहले लाइट कलर लगाया जाता है,
फिर डार्क किया जाता है, यानी लाइट टू डार्क। और इसके विपरीत जो तैल रंग है, इसमें क्या करते हैं, पहले डार्क कलर लगाते हैं और फिर लाइट काम करते हैं। तो डार्क टू लाइट हो गया तैल रंग में। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से हर बार पूछा जाता है। अगला यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन, रैपिड स्केच क्या है? कोलाज, फास्ट स्केच, ईजल, फ्रोताज। तो रैपिड स्केच का मतलब है बहुत जल्दी स्केच करना, यानी फास्ट स्केच। ठीक है, फास्ट स्केच। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 49 नंबर, जेल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? चिकना, पतंगी, मध्यम, हैंडमेड। तो जेल रंग चित्रण के लिए सबसे बेस्ट कागज कौन सा है? हैंडमेड कागज, जो हाथ से बना होता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, प्रसिद्ध वॉश पेंटिंग शैली कहाँ विकसित हुई? लखनऊ में, बंगाल में, नालंदा में, सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, बंगाल में। जो वॉश पेंटिंग है, इसके जन्मदाता अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। भारत में वॉश पेंटिंग के जन्मदाता या फिर जनक अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। और वॉश पेंटिंग में कागज को आवश्यकता अनुसार जेल में डुबाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वॉश पेंटिंग में कागज को जेल में कितनी बार डुबाते हैं? 2 बार, 4 बार, 5 बार या आवश्यकता अनुसार? तो जितनी आपको आवश्यकता है उतनी बार कागज को जेल में डुबाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कुंडलित रेखाएं क्या व्यक्त करती हैं? और रेखा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सारी चीजें आपको बताई गई हैं। तो जो भी स्टूडेंट उस वीडियो को देखे होंगे, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो कुंडलित रेखाएं यानी कुछ इस प्रकार से आपकी होती हैं कुंडलित रेखाएं। तो ये क्या व्यक्त करती हैं? ऑप्शन में दिया गया है महत्वाकांक्षा, शांति, विद्रोह या फिर लयपूर्ण गति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी, लयपूर्ण गति। कुंडलित रेखाएं क्या व्यक्त करती हैं? लयपूर्ण गति। और बाकी दोस्तों, अगर आपने डिटेल वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिएगा, सारी वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखते हैं तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 2nd नंबर, रेखा कितने आयामी होती है? ये क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है 3, 2, 5, 1। तो आप सभी जानते हैं रेखा एक आयामी होती है, यानी रेखा में केवल लंबाई होती है। जैसे मैंने यहाँ पर रेखा खींची तो इसमें केवल लंबाई है, चौड़ाई जो होती है वो बहुत ही कम होती है, जिसका कोई भी महत्व नहीं, इसे हम शून्य भी कह सकते हैं। तो रेखा में केवल लंबाई होती है, इसलिए रेखा एक आयामी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, एक आयामी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका 3 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रौद्र रस का स्थायी भाव, एक सेकंड, हाँ, रौद्र रस का रंग पूछ रहा है, कौन सा है? नीला, काला, लाल, पीला। तो रौद्र रस का रंग क्या है? लाल है। रस टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में 2 से 3 आने ही हैं, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका 4 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता क्या है? वर्ण, वर्ण यानी कि रंग या फिर कलर, रेखा, लय, आकृति। तो भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता है रेखा। ठीक है, क्या है? रेखा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 5 नंबर, प्रेम के प्रतीक का रंग कौन सा है? लाल, सफेद, काला या फिर भूरा। तो प्रेम का प्रतीक रंग है लाल। कौन सा है? लाल है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका 6 नंबर, किसी चित्र तल पर रंग लगाकर दूसरे तल पर छापने को क्या कहते हैं? यानी जैसे ये है, यहाँ पर आपने कोई चित्र बनाया, उसमें रंग लगाए, फिर दूसरा कागज लिया और इस पर इस चित्र को छाप दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे? कोलाज कहेंगे, भोज कहेंगे, म्यूरल कहेंगे या फिर ग्राफिक्स कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे ग्राफिक्स, प्रिंट मेकिंग या फिर छापा कला भी हम कह सकते हैं। तो तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो छापा कला है ये सभी के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप अपना सिलेबस देख लीजिएगा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक मेंशन है, उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा। तो अगर आपके सिलेबस में छापा कला नहीं है तो इन क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 7 नंबर, शिल्क। और यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक से हो गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है इनग्रेविंग और इंटैग्लियो। पेस्टल को आप कट कर दीजिए। तो सिल्क, इंग्रेविंग और इंटैग्लियो किस कला की तकनीकें हैं? ये सिल्क स्क्रीन कर लीजिए इसको भी, स्केचिंग की, मूर्ति कला की, ग्राफिक्स की। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या सी, ग्राफिक्स की।
ये तीनों तकनीक किसकी हैं? ग्राफिक्स की हैं या फिर छापा कला की हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 8 नंबर, एचिंग का प्रयोग किया जाता है छापा कला में, ग्राफिक यानी वही, एक्रेलिक में, पेस्टल में या फिर कोई नहीं। तो एचिंग का प्रयोग किया जाता है ग्राफिक्स में यानी छापा कला में। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 9 नंबर, किसी लकड़ी की गुट्टी पर चित्र रंग कर प्रिंट लिए जाने को क्या कहते हैं? लिनो कट, वुड कट, सेरेग्राफी या फिर एचिंग। तो लकड़ी की गुट्टी पर चित्र रंग कर प्रिंट लिए जाने को कहते हैं वुड कट। ठीक है, क्या कहते हैं? वुड कट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 10 नंबर, सेस्को फ्रेस्को तकनीक में चित्रण किया जाता है गीले प्लास्टर पर, सूखे प्लास्टर पर, पत्थर पर, धातु पर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या बी, सूखे प्लास्टर को पर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। देखिएगा, फ्रेस्को पेंटिंग ये भित्ति चित्रण यानी वॉल पेंटिंग की एक तकनीक है। अगर पूछ लिया जाए कि जो भित्ति चित्रण की इनमें से तकनीक है और दिया हो फ्रेस्को पेंटिंग, तो वो राइट हो जाएगा। इसमें दीवार के प्लास्टर पर रंगों से चित्र बनाए जाते हैं। तो फ्रेस्को पेंटिंग क्या हो गई? ये भित्ति चित्रण की या फिर वॉल पेंटिंग की एक तकनीक है। अब ये दो प्रकार की होती है, एक होती है फ्रेस्को ब्यूनो, दूसरी होती है फ्रेस्को सेस्को। दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समझिएगा ब्यूनो फ्रेस्को को। देखिए, ब्यूनो फ्रेस्को लिखा हो या फ्रेस्को ब्यूनो लिखा हो एक ही बात है। तो ब्यूनो फ्रेस्को में क्या होता है? गीले यानी वेट प्लास्टर पर चित्र बनाया जाता है। ब्यूनो फ्रेस्को में प्लास्टर कैसा रहता है? गीला रहता है। और केवल फ्रेस्को लिखा हो तब भी वो गीले प्लास्टर की ही बात कर रहा है। तो ब्यूनो फ्रेस्को या केवल फ्रेस्को गीले प्लास्टर में आता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें एक इसकी विशेषता है कि जो चित्र हैं वो अधिक टिकाऊ और स्थायी रहते हैं, गीले प्लास्टर वाले। फिर हम यहाँ पर देखेंगे सेकंड नंबर पे आता है फ्रेस्को सेस्को। फ्रेस्को सेस्को कहिए या सेस्को फ्रेस्को कहिए या फिर फ्रेस्को सेको कहिए। देखिए, हिंदी में कैसे भी लिखा हुआ आ सकता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो कोशिश यही करिएगा कि इस प्रकार के शब्दों को आप इंग्लिश में देख लीजिएगा वहां पर क्या लिखा हुआ है। तो फ्रेस्को सेस्को में सूखे यानी ड्राई प्लास्टर पर चित्र बनाया जाता है और ब्यूनो फ्रेस्को की तुलना में ये चित्र कम टिकाऊ होते हैं या फिर कम स्थायी होते हैं। तो दोनों विधियां आप समझ गए हैं कि फ्रेस्को सेस्को में क्या होता है और फ्रेस्को ब्यूनो में क्या होता है। पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विश्व में लिथोग्राफी प्रेस की खोज किसने की थी? गुटेनबर्ग ने, राजा रवि वर्मा ने, एलोइस एंड फेल्डर ने या फिर ड्यूलर ने। तो लिथोग्राफी प्रेस की खोज की थी एलोइस एंड फेल्डर ने, ध्यान रखिएगा, एलोइस एंड फेल्डर ने। और भारत में सबसे पहले लिथोग्राफी प्रेस से चित्र किसने छापे थे? तो वो राजा रवि वर्मा है। दोनों क्वेश्चन अलग हैं और इनको अलग अलग ही ध्यान रखिएगा, मिक्स मत करिएगा। अब थोड़ा सा हम इसे समझ लेते हैं। तो लिथोग्राफी की खोज 18वीं शताब्दी के लगभग यानी कि 1796 ईस्वी में हुई थी और इसके जो आविष्कर्ता हैं उनका नाम है एलोइस एंड फेल्डर। ये जर्मनी के हैं, ठीक है, जर्मनी के हैं और इन्होंने इसकी लिथोग्राफी की खोज की थी 1796 में और ये नाटककार हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एलोइस एंड फेल्डर है ये क्या थे? नाटककार थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 12 नंबर, भारत में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना 1825 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में, कलकत्ता में, चेन्नई में या फिर नेपाल में। तो ये हुई थी कलकत्ता में, ठीक है, कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 13 नंबर, लिथोग्राफी की खोज किस शताब्दी में हुई थी? तो अभी आपने पढ़ी कि 18वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक है, 18वीं शताब्दी में, और टाइम क्या था? 1796। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 नंबर, भारत में राजा रवि वर्मा ने स्थापना की थी लिथोग्राफी प्रेस की, स्टूडियो की, संग्रहालय की या फिर कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी। लिथोग्राफी प्रेस की जगह पर आलियोग्राफी प्रेस भी लिखा हुआ आ सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर, इंटैग्लियो में छपाई के वक्त कागज कैसा होना चाहिए? रासायनिक कागज, ताड़पत्र, किंचित नम यानी थोड़ा सा नम होना चाहिए, कैनवॉश। तो इंटैग्लियो में छपाई के लिए जो कागज है वो थोड़ा सा नम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नम होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो कागज है
वो आंतरिक हिस्सों से छपाई करता है, तो उसमें अगर जो बहुत ही सूखा कागज होगा तो उसके फटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इंटेग्लियो में छपाई के समय कागज थोड़ा सा नम होना चाहिए, क्योंकि नम कागज जो है वो दबाव पड़ने पर प्लेट की खुदी हुई जगह में आराम से चला जाता है और फटता भी नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और रेखाओं में प्रवेश कर स्याही को अच्छी तरीके से ग्रहण कर लेता है, जिससे कि उत्तम प्रिंट आता है, इसलिए कागज नम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 16 नंबर, भारत में सेरीग्राफी का प्रयोग किसने किया था? राजा रवि वर्मा ने, के.जी. सुब्रमण्यम ने, एम.एफ. हुसैन ने या फिर यामिनी रंजन रॉय ने? तो सेरीग्राफी की बात हो रही है भारत में, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा के.जी. सुब्रमण्यम। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है 17 नंबर, एक्वा टिंट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पिकासो ने, ब्राक ने, गोया ने या फिर सेजा ने? तो एक्वा टिंट विधा का सबसे पहले प्रयोग किया था गोया ने, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, गोया। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्वा टिंट का सर्वप्रथम और सफलतम प्रयोग 1768 में फ्रांसीसी प्रिंट मेकर जी.बी. ले प्रिंस ने किया था। ठीक है। और 18वीं शताब्दी में इस तकनीक का सबसे व्यापक यानी बड़े स्तर पर और प्रसिद्ध उपयोग स्पेनिश कलाकार फ्रांसिस्को दी गोया ने किया था। ठीक है। फ्रांसिस्को दी गोया ने अपनी कलाकृतियों में किया था। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 18 नंबर, ब्यूनो फ्रेस्को में रंग लगाए जाते हैं। अभी आपको बताया गया सूखे प्लास्टर पर, गीले प्लास्टर पर, कागज पर या फिर कैनवास पर। तो ब्यूनो जहां पर आ जाएगा, बस गीला प्लास्टर आपको ध्यान रखना है, ब्यूनो फ्रेस्को या फिर केवल फ्रेस्को गीला प्लास्टर। फिर अगला यहाँ पर क्वेश्चन आता है 19 नंबर, सेरीग्राफी का प्रचलन 1930 में हुआ था। इटली में, फ्रांस में, अमेरिका में, जापान में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, फ्रांस में। ठीक है। कहां पर हुआ था? फ्रांस में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 20 नंबर, लिथोग्राफ के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया जाता है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, स्लेटी पत्थर, इनमें से कोई नहीं। तो लिथोग्राफी के लिए हम चूने पत्थर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 21 नंबर, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा माध्यम है जो सबसे अधिक समय में सूखता है? वाटर कलर, एक्रेलिक कलर, ऑयल कलर या फिर गॉची? तो ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक समय में कौन से रंग सूखते हैं? तो वो हैं ऑयल कलर। ठीक है। अगर आपने ऑयल कलर से पेंटिंग बनाई है तो वो पेंटिंग बहुत ही देर में सूखेगी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऐसे कौन से कलर हैं जो बहुत ही जल्दी सूखते हैं? तो वो आपके हो जाएंगे एक्रेलिक कलर। ठीक है। एक्रेलिक कलर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 22 नंबर, एक्रेलिक रंग किस माध्यम से पतले किए जाते हैं? या फिर हम सामान्य भाषा में समझें तो एक्रेलिक कलर में कौन सा मतलब माध्यम यूज किया जाता है? केरोसिन, पानी, पेट्रोल, अल्कोहल? तो ध्यान रखिएगा, एक्रेलिक रंगों के लिए हम पानी का, जल का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है 23 नंबर, चारकोल का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? मूर्तिकला के लिए, रेखांकन या फिर शेडिंग के लिए, भित्ति चित्रण के लिए या फिर प्रिंटिंग के लिए? तो चारकोल का यूज किया जाता है रेखांकन एवं शेडिंग के लिए। आप लोग लाते भी होंगे चारकोल पेंसिल, तो किस लिए लाते हैं? रेखांकन करने के लिए, शेडिंग करने के लिए। मूर्ति तो कोई बनाता नहीं है चारकोल से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि फ्रेस्को पेंटिंग मुख्यतः किस सतह पर बनाई जाती है? कागज पर, लकड़ी पर, गीली दीवार या फिर प्लास्टर पर, कपड़े पर? तो फ्रेस्को पेंटिंग की बात हो रही है। ठीक है। केवल फ्रेस्को शब्द लिखा हुआ है, तो गीली प्लास्टर या फिर दीवार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका 25 नंबर, आला प्राइमा तकनीक का अर्थ है कई परतों में चित्र बनाना, एक ही बार में चित्र पूरा करना, केवल रेखांकन करना या फिर भित्ति चित्रण करना? तो आला प्राइमा का अर्थ है एक ही बार में चित्र को पूरा करना। ठीक है। एक ही बार में रंग लगाकर चित्र को पूरा कर देना, इसे हम कहते हैं आला प्राइमा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, चित्रकला में अधिक महत्व किसका है? प्रकृति का, रेखा का, रंग का या फिर परिप्रेक्ष्य का? तो चित्रकला में सबसे अधिक महत्व है रेखा का। जैसी रेखाएं होंगी वैसा ही हमारा चित्र बनेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है 27 नंबर, ऑयल पेंटिंग में जनरली कौन सा तेल प्रयोग किया जाता है? ऑयल पेंटिंग में सरसों का तेल या फिर नारियल तेल, अलसी का तेल जिसे हम लिंसेड ऑयल कहते हैं, या फिर तिल का तेल?
तो ध्यान रखिएगा, ऑयल पेंटिंग में मुख्य रूप से लिंसिड ऑयल यानी अलसी के तेल का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए पेंटिंग बनाने के लिए अलसी के तेल का यूज करते हैं और जो ब्रश वगैरह धोते हैं वो हम तारपीन के तेल में धो लेते हैं। तो अगर अलसी का तेल ऑप्शन में ना हो तो आप तारपीन का तेल सही कर सकते हैं, लेकिन अलसी का तेल अगर ऑप्शन में मौजूद है तो आप इसे ही राइट करेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 28 नंबर, स्थिर मुख आकृति कैसी होती है? गोलाकार, अंडाकार, पान के आकार की या ऊंट के आकार की? तो स्थिर मुख आकृति होती है अंडाकार। ठीक है, कैसी होती है? अंडाकार। एक क्वेश्चन और खूब पूछा जाता है कि चंचल मुख आकृति कैसी होती है? तो पान के आकार की। ठीक है, पान के आकार की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 29 नंबर, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभिनव गुप्त ने, आनंद वर्धन ने, आचार्य मम्मट ने, बीसी सान्याल ने? तो रस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अभिनव गुप्त। ठीक है, अभिनव गुप्त हैं। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 30 नंबर, आकृतियों से स्पष्ट होता है भाव, रूप, लय या फिर सभी? तो आकृतियों से स्पष्ट होता है उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 31 नंबर, चित्र में प्राण आता है, प्राण या फिर जीवन आता है रंग से, रेखा से, लय से या फिर सभी से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, उपरोक्त सभी से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 32 नंबर, एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है वायवीय परिप्रेक्ष्य, रेखीय परिप्रेक्ष्य, साधारण परिप्रेक्ष्य या फिर कोई नहीं? तो मकान का जो अंकन है ये परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार रेखीय परिप्रेक्ष्य है। कैसा है? रेखीय परिप्रेक्ष्य। और परिप्रेक्ष्य यानी कि पर्सपेक्टिव के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, क्या होता है पर्सपेक्टिव, वीडियो आप देख लीजिएगा, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 33 नंबर, इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है दूरी और निकटता का, प्रकाश और रंग का, विलीयमान बिंदु और क्षितिज रेखा का या फिर सभी का? तो परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में इन सभी का महत्व होता है। ठीक है, सभी का। देखिए अगर कोई वस्तु दूरी पर है तो वो छोटी दिखाई देगी, पास में है तो बड़ी दिखाई देगी। प्रकाश और रंग की बात की जा रही है तो कोई भी वस्तु है अगर आप उसे पास से देखेंगे तो वो क्लियर दिखाई देगी, जो उसका कलर होगा वो आपको क्लियर एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। वही वस्तु बहुत दूरी पर रखी हुई है तो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो इन सब का परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत में महत्व होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 34 नंबर, टेम्परा पेंटिंग में परंपरागत रूप से किसका यूज किया जाता है? बाइंडर के रूप में किसका यूज किया जाता है? देखिए बाइंडर यानी कि बंधक, अंडे की जर्दी, मोम, कोयला, मिट्टी का तेल। तो टेम्परा में अंडे की जर्दी का यूज किया जाता है बाइंडर के रूप में, यानी रंगों को बांधने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 35 नंबर, टेम्परा चित्रकला का प्रयोग भारत में विशेष रूप से किस प्रकार की चित्रकला में हुआ है? मुगल एवं राजस्थानी लघु चित्रकला, मोज़ेक चित्रकला, फ्रेस्को या फिर आधुनिक? तो टेम्परा का यूज भारत में मुगल और राजस्थानी चित्रकला के लिए हुआ है। अगर पहाड़ी ऑप्शन में होता तो वो भी राइट था। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 36 नंबर, दृश्य चित्रों में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है वस्तु की स्थिति, वस्तु का आयतन, वस्तु का रंग रूप या फिर सभी? तो सभी होता है। मैंने आपको परिप्रेक्ष्य में बताई हुई हैं सारी चीजें कि वस्तु को हम परिप्रेक्ष्य के द्वारा, छाया प्रकाश के द्वारा ठोस दिखा सकते हैं चित्रों में, बट वो ठोस होती नहीं है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है 37 नंबर, निम्न की उचित व्यवस्था से आकृतियों की एकता उत्पन्न होती है आकारों की विविधता से, सुरुचिपूर्ण रूपों के संयोग से, मुख्य आकृति से, अन्य आकृतियों की विपरीतता से या फिर सभी से? तो देखिए बात की जा रही है आकृतियों की एकता की, तो एकता का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पर देखिए विविधता तो बिल्कुल नहीं होगा। विपरीतता, विपरीतता किसमें होता है? आप सभी ने पढ़ा होगा। सभी लोग कमेंट करके यहाँ पर बताएंगे कि जब विपरीतता की बात होती है तो कौन सा सिद्धांत फॉलो होता है। ठीक है, और इसका बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल आप सभी को मैंने बताया हुआ है। तो संयोजन के सिद्धांत आप लोग पढ़ लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे और सिद्धांत में आप लोग कंफ्यूज जरूर होंगे। षडांग आप अच्छे से समझ लेंगे और कला के तत्व भी समझ लेंगे, लेकिन जो आपके संयोजन के सिद्धांत है उसमें कंफ्यूज होंगे। एकता, सामंजस्य, संयोजन आपको एक ही जैसे लगेंगे। तो वहां पर मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। इनफैक्ट मैंने
जो पेंटिंग्स हैं वो भी यूज की हैं कि किसमें किस प्रकार से संयोजन है या फिर सामंजस्य है, सहयोग है, तो पेंटिंग्स भी मैंने यूज की हैं जिससे आप बहुत ही बेहतर समझ पाएं। तो वीडियो आप जरूर देखिएगा वरना फिर कंफ्यूज ही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, द्विआयामी चित्रकला में सतह यानी कि टेक्सचर का अभिप्राय है किसी सतह की दृश्य या स्पर्शनीय गुणवत्ता से, आकृतियों का सापेक्ष आकार, किसी वर्ण की तीव्रता से, रचना में प्रकाश की दिशा। तो बात की जा रही सतह यानी टेक्सचर की, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, किसी सतह की दृश्य या स्पर्शनीय गुणवत्ता से, यानी किसी भी वस्तु का अगर हम उसे स्पर्श करते हैं तो वो कैसी है, खुरदरी है, चिकनी है, कैसी, यही क्या होता है, टेक्सचर होता है। ठीक है, सतह का। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर 39 नंबर है, समतल चित्र में त्रिआयामी रूप का आभास मुख्यतः किस उपाय से उत्पन्न किया जाता है। समतल चित्र में यानी जब भी हम किसी समतल सतह पर चित्र बनाते हैं तो उसमें जो त्रिआयामी आभास है वो कैसे कराते हैं, क्योंकि कागज पर आप किसी चीज को 3 डायमेंशनल तो बना नहीं सकते हैं, 2 डायमेंशनल ही बनेगी, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, लेकिन उभार जो है या फिर जो गहराई है वो हम आभास के तौर पर दिखा सकते हैं। और कैसे दिखाते हैं तो समझिएगा, यहाँ पर ब्रश के निशान से बिल्कुल भी गलत है, छाया प्रकाश से, केवल रेखांकन से, या फिर सपाट रंग से। तो राइट आंसर हो जाएगा छाया प्रकाश से। ठीक है, जो भी चीज गहरी है वहां पर हम शेड दिखाएंगे, छाया दिखाएंगे, और जिस चीज में उभार है वहां पर हम लाइट दिखाएंगे, ऐसे ही करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 40 नंबर, षडंग सिद्धांत में लावण्य योजना से तात्पर्य क्या है। सौंदर्य एवं माधुर्य का समावेश, मान का अनुपात, रूप भेद, प्राकृतिक सादृश्य। तो लावण्य योजना मैंने आपको कई बार बताई थी। लावण्य योजना क्या होता है, बाहरी सौंदर्य। ठीक है, यानी सौंदर्य की बात हो रही है तो सौंदर्य एवं माधुर्य का समावेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 41 नंबर, चित्र रचना में अनुपात, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोर्शन, इसका तात्पर्य क्या है। सर्वाधिक प्रकाशमान बिंदु की चमक, अंशों का परस्पर तथा समग्र के साथ सापेक्ष आकार, प्रयुक्त वर्णकों का चयन, ब्रश स्ट्रोक की दिशा। तो प्रोपोर्शन यानी अनुपात का मतलब है अंशों का परस्पर तथा समग्र के सापेक्ष आकार। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 42 नंबर, षडंग सिद्धांत में रूप भेद का तात्पर्य क्या है। वर्णों का प्रयोग, आकृतियों में भेद, सादृश्य की पहचान, सौंदर्य का समावेश। तो राइट आंसर हो जाएगा आकृतियों में भेद, यानी जो भी आकृतियां हैं उनमें क्या भिन्नताएं हैं, इसको हम पढ़ते हैं रूप भेद में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 43 नंबर, चित्र रचना का वह सिद्धांत जो संगीत में लय की भांति एक संगठित दृश्य बोध का दृश्य गति का बोध कराता है। यहाँ पर बात हो रही है लय की। ठीक है, संगीत में लय, प्रधानता, लय, अनुपात, एकता। आप देखिए कई सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर संगीत में लय दिया हुआ है तो क्या इसमें लय ही सही हो जाएगा। बिल्कुल, इसमें लय ही सही होगा, लय यानी कि रिदम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 44 नंबर, चित्र रचना का वह तत्व जो दर्शन की दृष्टि को सर्वप्रथम एवं प्रबलतम रूप से अपनी ओर खींचता है या फिर आकर्षित करता है, वो क्या है। नेगेटिव स्पेस है, लोप बिंदु यानी कि वैनिशिंग पॉइंट है, क्षितिज रेखा है, या फिर केंद्र बिंदु है। तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्र बिंदु। ठीक है, केंद्र बिंदु ही ऐसा होता है जो दर्शक की नजर को या फिर दृष्टि को अपनी तरफ खींचता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 45 नंबर, स्केचिंग के लिए सामान्यतः जो प्रयुक्त माध्यम कौन सा है, ऑयल कलर या फिर लेड पेंसिल, एक्रेलिक कलर, गौचे। तो स्केचिंग के लिए सामान्यतः हम किस चीज का यूज करते हैं, पेंसिल का यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, लेड पेंसिल। देखिए पेंसिल से एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सी पेंसिल गहरी चलती है या फिर कौन सी पेंसिल हल्की चलती है। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, अगर आप उस वीडियो को देख रहे हैं तो पेंसिल का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 46 नंबर, पेस्टल रंगों की प्रमुख विशेषता क्या है। चमकदार सतह, नरम एवं मखमली प्रभाव, जल अवरोधक गुण, अत्यधिक पारदर्शिता। तो पेस्टल रंग मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, वहां पर बताया है कि पेस्टल रंगों की जो एक प्रमुख विशेषता है वो है नरम एवं मखमली प्रभाव।
ठीक है। नरम एवं मखमली प्रभाव, जहां पर हम कोमल प्रभाव दिखाना चाहते हैं वहां पर बेशक आप पेस्टल रंगों का यूज कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 47 नंबर, चित्रकारी में ब्रश का चयन मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। अब इसे ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन दिए गए हैं कलाकार की आयु पर कि कलाकार कितने वर्ष का है, रंग एवं तकनीक पर, चित्र के शीर्षक पर, या फिर फ्रेम के आकार पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या बी, रंग एवं तकनीक पर। देखिए ब्रश हमारे बहुत तरीके के आते हैं, फ्लैट ब्रश होते हैं, राउंड ब्रश होते हैं और उसमें भी अलग अलग नंबर होते हैं। अब हम बात करें ऑयल कलर की, तो ऑयल कलर में प्रमुख रूप से हम फ्लैट ब्रश का यूज करते हैं, और अगर हम वाटर कलर में काम कर रहे हैं तो वहां पर हम राउंड ब्रश का यूज करेंगे। तो ब्रश का चयन इस पर निर्भर करता है कि हमारे रंग कैसे हैं और किस टेक्निक में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 48 नंबर, टेम्परा पेंटिंग में परंपरागत रूप से किसका उपयोग बाइंडर के रूप में किया जाता है। ये तो वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या ए, अंडे की जर्दी का। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है 49 नंबर, इम्पेस्टो तकनीक में रंग कैसे लगाए जाते हैं। बहुत पतली परत में, मोटी एवं उभरी परत में, केवल पानी के द्वारा, या फिर स्प्रे के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा इम्पेस्टो में जो रंग लगाए जाते हैं वो मोटी एवं उभरी परत में लगाए जाते हैं। अब इम्पेस्टो क्या होता है तो इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इम्पेस्टो एक चित्रकला की तकनीक है जिसमें रंगों को मोटी परतों में लगाया जाता है, यही आपको ध्यान रखना है जो मैंने अंडरलाइन किया है। इम्पेस्टो में जो रंग लगाए जाते हैं वो उभरे हुए लगाए जाते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इम्पेस्टो जो है वो कैसा है, तो ये त्रिआयामी है क्योंकि इसमें उभार होता है। इसे जब आप छुएंगे तो आपको उभार वो महसूस होगा, जिससे चित्र में उभार और त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न होता है। और इसके उपकरण हैं पैलेट नाइफ, ठीक है, पैलेट नाइफ का यूज करके इम्पेस्टो जो विधि है इसमें काम किया जाता है। फिर लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 50 नंबर, जो मोज़ेक चित्रकला है मुख्यतः इसमें किसका यूज किया जाता है। जल रंग का, छोटे रंगीन टुकड़ों का यानी पत्थर, कांच, टाइल का, इन सब का, चारकोल का, या फिर पेस्टल रंगों का। तो मोजाइक चित्र में प्रमुख रूप से छोटे रंगीन टुकड़ों का यानी जैसे पत्थर हो गया, कांच है, टाइल है, इन सब का यूज किया जाता है। मोज़ेक क्या है इसको भी समझ लेते हैं एक नजर में। मोज़ेक चित्रकला एक ऐसी कला है जिसमें छोटे छोटे रंगीन पत्थरों, कांच, टाइल या फिर अन्य भी कोई पदार्थ हो सकते हैं, इन सब का यूज करके टुकड़ों को जोड़कर चित्र रचना या फिर डिजाइन बनाई जाती है। तो मोजाइक में क्या होता है, छोटे छोटे रंगीन पत्थरों को, कांच के टुकड़ों को, टाइलों को, या फिर कोई अन्य पदार्थ भी हो सकता है, इन सब को संयोजित करके जो डिजाइन बनाई जाती है उसको कहते हैं मोजाइक चित्रकला, जिसकी कुछ पेंटिंग भी मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसमें छोटे छोटे टुकड़ों से ये जो चित्र है बना हुआ है, ठीक है, इसको कहते हैं मोजाइक पेंटिंग। बाकी दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे ही आप लोगों के एग्जाम्स हो जाएं क्वेश्चन पेपर हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर भेज दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प की जा सके। आप लोग क्या सोचते हैं कि कोई तो भेज ही देगा, क्या मुझे भेजना जरूरी है? यही बात सारे स्टूडेंट सोचते हैं, और अंततः होता क्या है कि कोई नहीं भेजता है। तो आप ऐसा मत किया करें, एक बार फोटो क्लिक करके भेजने में कितना ही टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर आप लोग भेज दीजिएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कला का मुख्य उद्देश्य यानी मेन पर्पस क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं केवल मनोरंजन करना, विचारों, भावनाओं और अनुभवों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति करना, केवल सजावट करना, या फिर केवल व्यवसाय करना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या बी, विचारों, भावनाओं और अनुभवों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति करना। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि प्रागैतिहासिक काल में आदिमानव ने जो भी चित्र बनाए थे उसके पीछे क्या कारण था, वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए ही चित्र बनाता था। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय कला के षडांग का संबंध किससे है। देखिए षडांग से 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाने हैं, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं कि संगीत से,
वास्तुकला से, चित्रकला के मूल सिद्धांतों से या फिर नृत्य से? तो भारतीय कला के जो षडांग हैं इनका संबंध है चित्रकला के मूल सिद्धांतों से या फिर चित्रकला के मूल तत्वों से। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। और चित्रकला के मूल तत्व कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 3rd नंबर। रूप भेद का अर्थ क्या होता है? रूप भेद का क्या अर्थ है? ऑप्शन दिए गए हैं। रंगों का अंतर, विभिन्न रूपों और आकृतियों की पहचान, चित्र का संतुलन, प्रकाश और छाया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या बी, विभिन्न रूपों और आकृतियों की पहचान। यानी रूपों में भेद करना ही क्या कहलाता है? रूप भेद। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 4th नंबर। प्रमाण का संबंध किससे है? अनुपात और माप से, रंगों से, रेखाओं से या फिर बनावट से? तो प्रमाण का संबंध है अनुपात या फिर माप से। ठीक है, प्रमाण का संबंध अनुपात या फिर माप से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 5 नंबर। किसी चित्र की सबसे मूलभूत इकाई क्या मानी जाती है? या फिर हम कह सकते हैं कि आधार, चित्र का आधार क्या माना जाता है? आकार, रेखा, रंग या फिर स्थान? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा रेखा। ठीक है, चित्र की सबसे मूलभूत इकाई क्या है? रेखा है। रेखा से ही चित्र बनाना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में उसमें रंग भरे जाते हैं और उसे आकार दिया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर। समझिएगा इसे। दो बिंदुओं को जोड़ने से क्या बनता है? आकार, रूप, रेखा, बनावट? तो दो बिंदुओं को जोड़ने से या फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? रेखा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, रेखा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 7 नंबर। वृत्त, वर्ग और त्रिभुज किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। रूप, आकार, स्थान, बनावट? तो वृत्त, वर्ग और त्रिभुज ये उदाहरण है रूप के। एक सेकंड, हाँ, आकार के। राइट आंसर हो जाएगा बी, आकार यानी कि शेप के। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिएगा, जो भी यहाँ पर जो शेप हैं वो दिए गए थे, जैसे कि वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, ये सपाट आकृतियां हैं यानी 2D हैं। इसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और गहराई या फिर जो ऊंचाई है वो नहीं होती है, इसलिए इन्हें आकार या फिर शेप कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो भी 2D आकृतियां हैं उनको हम कला की भाषा में क्या मानेंगे? आकार मानेंगे या फिर शेप कहेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे कि वृत्त है, वर्ग है, त्रिभुज है, ये सब कैसे हैं? ये आकार है या फिर शेप है। और अगला क्वेश्चन जो है ये भी कुछ इसी तरीके से है, इसको भी समझ लेते हैं। घन, बेलन और गोला ये किसके उदाहरण हैं? आकार के, रेखा के, रूप के या फिर रंग के? तो ये उदाहरण है रूप के। ठीक है, रूप यानी कि फॉर्म के। अब इसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। घन यानी कि क्यूब, बेलन, सिलेंडर, गोला यानी स्फेयर, ये कैसी आकृतियां हैं? तो ये 3D हैं, त्रिआयामी हैं। इसमें लंबाई, चौड़ाई के साथ ही साथ गहराई या फिर ऊंचाई भी होती है, इसलिए इन्हें रूप कहते हैं या फिर फॉर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, फुटबॉल है, पासा है और ये एक बॉटल रखी हुई है। तो ये कैसे आकार हैं? 3D आकार हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी आकृतियां बनी हुई हैं ये 3 डायमेंशनल यानी त्रिआयामी हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? रूप या फिर फॉर्म कहेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अगर पेपर में पूछा जाता है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 9 नंबर। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? प्राथमिक या फिर प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बताया गया है लाल, पीला और नीला ये कैसे रंग हैं? प्राइमरी कलर्स हैं या फिर प्राथमिक रंग है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, लाल, पीला और नीला। देखिए, इसमें हरा शामिल नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि हरा भी प्राथमिक रंग है, तो हरा प्राथमिक रंग नहीं है। लाल, पीला और नीला ये तीनों कैसे हैं? प्राथमिक रंग है। और आपका जो कलर टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं और इस टॉपिक को मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है, वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 10 नंबर। द्वितीयक रंग यानी सेकेंडरी कलर कैसे बनते हैं? 3 प्राथमिक रंगों को मिलाकर, 2 प्राथमिक रंगों को मिलाकर, सफेद और काला मिलाकर या फिर किसी पानी में मिलाकर? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, दो प्राथमिक रंगों को मिलाकर। जब हम दो प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाते हैं तो जो तीसरा रंग बनता है उसे हम कहते हैं द्वितीयक रंग। जैसे कि लाल और नीले को मिलाएंगे, लाल और नीला दोनों कैसे हैं, प्राइमरी कलर हैं या फिर प्राथमिक रंग हैं। दोनों को जब हम आपस में मिक्स करेंगे तो बैंगनी रंग बन जाएगा, और बैंगनी रंग कौन सा है, द्वितीयक रंग है या फिर सेकेंडरी कलर है। तो इस प्रकार से हम दो प्राथमिक रंगों को मिलाकर तीसरा रंग जो प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं सेकेंडरी कलर। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 11 नंबर, हरा रंग किन दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से या फिर मिश्रित करने से बनता है? लाल और नीला, पीला और लाल, पीला और नीला, लाल और काला। तो यहाँ पर समझिएगा हरे रंग की बात हो रही है, तो जब हम पीला और नीला ये दो कलर आपस में मिक्स करेंगे तो जो तीसरा रंग बन के आएगा वो कौन सा होगा, हरा। तो इस प्रकार से हरा हमारा द्वितीयक रंग है, प्राथमिक रंग बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, चित्र में किसी वस्तु का हल्का या गहरा दिखाई देना किस तत्व से संबंधित है? बनावट से यानी टेक्सचर से, टोन या फिर वैल्यू से, आकार से, संतुलन से। तो कोई भी वस्तु हल्की या फिर गहरी दिखाई देती है, ये संबंधित होता है टोन से या फिर वैल्यू से। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर, फ्रेस्को ब्यूनो तकनीक को अन्य भित्ति चित्र तकनीक से अधिक टिकाऊ क्यों माना जाता है? इस क्वेश्चन को मैंने पिछली वीडियो में इसी प्रकार का एक क्वेश्चन था, तो वहां पर आपको मैंने डिटेल से बताया था। तो जो भी विद्यार्थी पिछली क्लास नहीं किए हैं जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर समझिएगा कि जो फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक है भित्ति चित्रण की, ये बाकी तकनीक से यानी फ्रेस्को सेस्को से अधिक टिकाऊ क्यों मानी जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें तैल रंगों का प्रयोग होता है, इसमें चित्र सूखे प्लास्टर पर बनाया जाता है, रंग गीले प्लास्टर के साथ रासायनिक रूप से जुड़ जाते हैं, इसमें वार्निश की मोटी परत लगाई जाती है। तो आप सभी को पता होगा कि फ्रेस्को ब्यूनो में जो रंग हैं वो गीले प्लास्टर पर लगाए जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, रंग गीले प्लास्टर के साथ रासायनिक रूप से जुड़ जाते हैं और सूखे प्लास्टर पर जो चित्र बनाया जाता है उसको हम कहते हैं फ्रेस्को सेस्को। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 14 नंबर, वास्तविक बनावट का उदाहरण कौन सा है? वास्तविक बनावट या फिर जो प्राप्त पोत है, ठीक है, उसका उदाहरण कौन सा है? चित्रित लकड़ी, खुरदुरा पत्थर और बनाई गई ईंटों की आकृति, चित्रित कपड़ा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या बी, खुरदुरा पत्थर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि ये और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोत या फिर बनावट होती क्या है। तो किसी भी वस्तु के धरातल की जो बनावट है, यानी किसी भी वस्तु का धरातल कैसा है, चिकना है, खुरदरा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बनावट के जो गुण को पोत या फिर वयन कहते हैं। दो नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, पोत और वयन। इंग्लिश में टेक्सचर लिखा हुआ आएगा एक ही, लेकिन हिंदी में पोत, वयन, बनावट इस प्रकार से कोई भी शब्द आ सकता है। और पोत क्या है, ये एक स्पर्शी ज्ञान है, यानी इसे हम छू कर महसूस करते हैं कि किसी भी वस्तु का जो पोत है या फिर बनावट है, टेक्सचर है, वो कैसा है, चिकना है, सपाट है या फिर खुरदरा है, इस प्रकार से। और पोत को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि पोत को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है प्राप्त पोत, जो हमें नेचर में मिलता है, जैसे कि अभी आपने पढ़ा खुरदरा पत्थर, तो प्राप्त पोत हो जाएगा। सेकंड यहाँ पर है अनुकृत पोत। अनुकृत पोत वो पोत होते हैं जो प्राकृतिक पोत की नकल पर बनाए जाते हैं। अनुकृत का अर्थ ही होता है नकल करना, कॉपी करना। सृजित पोत वो होते हैं जो क्रिएटिव तरीके से बनाए जाते हैं, इनका प्राप्त पोत या फिर अनुकृत पोत से कोई भी मतलब नहीं होता है, इस प्रकार से। बाकी पोत के बारे में डिटेल से आपको बताया गया है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 15 नंबर, कला में एकता यानी कि यूनिटी का क्या अर्थ है? सभी तत्वों का एक संगठित रूप में दिखाई देना, केवल रंग का प्रयोग, केवल एक आकृति का प्रयोग, केवल सम्मिति। तो एकता का अर्थ है कि सभी तत्वों का एक संगठित रूप में दिखाई देना, यानी कोई भी तत्व बिखरा हुआ दिखाई ना दे, सभी तत्वों की यूनिटी हो, एकता हो, इस प्रकार से। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 16 नंबर, सामंजस्य यानी कि हार्मनी किसे कहते हैं? विरोधी तत्वों का प्रयोग,
तत्वों का परस्पर मेल और तालमेल, केवल रंगों का प्रयोग, केवल रेखाओं का प्रयोग। तो हार्मनी क्या होती है? तत्वों का परस्पर मेल या फिर तालमेल, ठीक है। और विरोधी तत्वों का प्रयोग होता है प्रभाविता में, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, विरोधी तत्वों का प्रयोग होता है प्रभाविता में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 17 नंबर, चित्र में संतुलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चित्र में संतुलन स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आकर्षण बढ़ाना और दृश्य स्थिरता प्रदान करना, रंग बढ़ाना या फिर गहराई दिखाना। तो संतुलन का मुख्य उद्देश्य है कि दृश्य स्थिरता प्रदान करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 18 नंबर, सम्य संतुलन में क्या विशेषता होती है? देखिए संतुलन दो प्रकार का होता है, सम्य संतुलन और असम्य संतुलन, दोनों आपको बताए गए हैं। यहाँ पर पूछा गया है जो सम्य संतुलन है इसकी क्या विशेषता होती है? दोनों ओर समान दृश्य भार होता है, दोनों ओर असमान दृश्य भार होता है, केवल वृत्ताकार आकृतियां होती हैं, केवल रंगों का प्रयोग होता है। तो सम्य संतुलन में दोनों ओर समान दृश्य भार होता है, तभी तो सम्मित होगा। और असम्य संतुलन में दोनों तरफ असम्मित भार होता है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 19 नंबर, चित्र में किसी विशेष भाग को प्रमुख बनाना क्या कहलाता है? सामंजस्य, संतुलन, बल यानी एम्फेसिस या फिर स्थान। तो किसी भी चित्र में किसी विशेष भाग पर फोकस करना या फिर उसको प्रमुख बनाना क्या कहलाता है? बल या फिर एम्फेसिस। और यहाँ पर इसको विरोधाभास भी कहते हैं और प्रभाविता भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बल। देखिए जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया था संयोजन के सिद्धांत, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन वहीं से आए हैं, ठीक है। संयोजन के जो 6 सिद्धांत हैं पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज आप लोग होंगे, इसलिए अच्छे से 2-4 बार वीडियो को देखिएगा और सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसी चित्र में बार बार दोहराए गए तत्वों से उत्पन्न गति को क्या कहते हैं? संतुलन, लय, रंग, आकार। तो बार बार दोहराए गए तत्वों से उत्पन्न गति को कहते हैं लय यानी कि रिदम, ठीक है। गति जहां पर आ जाए यानी कि रिदम या फिर लय की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 21 नंबर, परिप्रेक्ष्य यानी पर्सपेक्टिव का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पर्सपेक्टिव की मैंने अलग से वीडियो बनाकर इसको समझाया हुआ इस टॉपिक को, तो ये भी आप देख सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर है रंगों का चयन, गहराई का भ्रम उत्पन्न करना, बनावट बनाना, बनावट यानी टेक्सचर, और संतुलन बनाना। तो परिप्रेक्ष्य का मुख्य उद्देश्य होता है कि गहराई का भ्रम उत्पन्न करना, क्योंकि किसी भी कागज पर आप 3D आकार को नहीं बना सकते हैं, केवल भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं कि ये आकार, इसमें गहराई है या फिर ऊंचाई है, ठीक है। पेज पर आप 2D आकार ही बना सकते हैं, 3D नहीं बना सकते हैं। तो उसमें जो गहराई होती है वो हम छाया प्रकाश के द्वारा या और भी बहुत सारी टेक्निक होती हैं उसके द्वारा दिखाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कला की भाषा में परिप्रेक्ष्य या फिर पर्सपेक्टिव। पास की चीजों को बड़ा दिखाना, दूर की चीजों को छोटा दिखाना, जो चीजें पास में होती हैं वो हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं, तो ये चित्रकला में भी इसका हम प्रयोग करते हैं कि पास की चीजों को स्पष्ट दिखाना, बड़ी दिखाना, और दूर की चीजों को छोटा दिखाना और ब्लर दिखाना। तो ये हम पर्सपेक्टिव का यूज करके चित्रकला में करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 22 नंबर, एक बिंदु परिप्रेक्ष्य में सभी समांतर रेखाएं कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। किसी बिंदु परिप्रेक्ष्य में सभी समांतर रेखाएं कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं? क्योंकि आप जानते हैं समांतर रेखाएं कभी भी मिलती नहीं हैं। ऑप्शन दिए गए हैं केंद्र बिंदु पर, क्षितिज रेखा पर स्थित एक विलुप्त बिंदु पर, चित्र के कोने पर, या फिर कहीं नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी, क्षितिज रेखा पर स्थित एक विलुप्त बिंदु पर। और ये जो विलुप्त बिंदु है इसको कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे कि जो रेल की पटरियां होती हैं, अगर आप इसका चित्र बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं कि ये आगे जाकर कहीं पर मिल जाएंगी, लेकिन क्या रेल की पटरियां कभी आपस में मिलती हैं? नहीं मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं देखने पर। तो यही जो बिंदु है जहां पर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसी को कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट या फिर क्षितिज रेखा पर स्थित एक विलुप्त बिंदु।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 23 नंबर। देखिए पेंसिल से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आना निश्चित है, एक से अधिक भी आ सकते हैं। HB पेंसिल का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? सामान्य रेखांकन के लिए, गहरे शेडिंग के लिए, रंग भरने के लिए या फिर भित्ति चित्रण हेतु। तो HB पेंसिल जो है इसका प्रयोग किया जाता है सामान्य रेखांकन के लिए या फिर हैंड राइटिंग के लिए, HB पेंसिल। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 24 नंबर। बी पेंसिल, बी श्रेणी की जो पेंसिल है इसकी क्या विशेषता होती है? कठोर होती है, हल्के निशान बनाती है, मुलायम और गहरे निशान बनाती है, रंगीन होती है। तो बी श्रेणी की जो पेंसिल होती हैं ये मुलायम होती हैं और गहरे निशान बनाती हैं, यानी डार्क। अगर शेडिंग के लिए आप यूज करते हैं तो बी श्रेणी के पेंसिल का प्रयोग करते हैं। और पेंसिल से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पर उपलब्ध है जो कि शॉर्ट में है, उसे आप देख लीजिएगा तो पेंसिल से संबंधित जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 25 नंबर। चारकोल का उपयोग, चारकोल यानी कि कोयला, चारकोल का उपयोग मुख्यतः किस कार्य में किया जाता है? मूर्ति कला में, रेखांकन और शेडिंग में, प्रिंटिंग में या फिर फोटोग्राफी में। तो चारकोल का उपयोग हम करते हैं रेखांकन और शेडिंग के लिए, ठीक है, रेखांकन और शेडिंग के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 26 नंबर। पेस्टल रंगों का प्रमुख, पेस्टल रंगों की प्रमुख विशेषता क्या है? ये कठोर और चमकीले होते हैं, मुलायम तथा मखमली प्रभाव होता है इनका, केवल काले रंग में उपलब्ध होते हैं या फिर जल रोधी होते हैं। तो पेस्टल रंगों की प्रमुख विशेषता ये होती है कि ये मुलायम और मखमली प्रभाव देते हैं। जहां पर हमें सॉफ्ट टच देना होता है वहां पर पेस्टल रंगों का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जल रंग चित्रकला में सफेद रंग के लिए सामान्यतः क्या प्रयोग किया जाता है? यानी जब आप जल रंगों द्वारा चित्र बनाते हैं तो सफेद रंग के लिए किसका यूज करते हैं? सफेद पोस्टर का या फिर सफेद तेल रंग का, कागज का खाली भाग या फिर सफेद चारकोल। तो ध्यान रखिएगा जल रंग चित्रण में सफेद रंग का यूज नहीं होता है। अब विद्यार्थी करते हैं तो वो उनकी चॉइस है, लेकिन जल रंग चित्रण में जहां पर सफेद दिखाना होता है वहां पर कागज का खाली भाग छोड़ दिया जाता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 28 नंबर। जल रंग चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या है? अपारदर्शिता, पारदर्शिता, मोटी परतें या फिर उभरी हुई सतह। तो जल रंग की एक प्रमुख विशेषता है कि ये कैसे होते हैं? पारदर्शी होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 29 नंबर। टेम्परा चित्रकला में पारंपरिक रूप से किसका प्रयोग बाइंडर के रूप में यानी बंधक के रूप में किया जाता है? अंडे की जर्दी, पानी, तेल, मिट्टी। तो टेम्परा चित्रकला में बाइंडर का प्रयोग, बाइंडर के रूप में अंडे की जर्दी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है 30 नंबर। एक्रेलिक रंगों की विशेषता क्या है? तो एक्रेलिक रंगों की विशेषता ये है कि ये जल्दी सूख जाते हैं, बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है 31 नंबर। ऑयल पेंटिंग में सबसे अधिक प्रयुक्त तेल कौन सा है? सरसों का, नारियल का, अलसी का या फिर जैतून का। तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, कल की क्लास में करवाया गया था। ऑयल पेंटिंग में हम अलसी के तेल का यानी लिंसीड ऑयल का यूज करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर 32 नंबर। आला प्राइमा तकनीक क्या है? एक ही बार में चित्र पूर्ण करना, दीवार पर चित्र बनाना, पत्थर पर चित्र बनाना या फिर प्रिंट बनाना। तो आला प्राइमा का अर्थ है एक ही बार में रंग लगाकर चित्र को पूरा कर देना, इसे कहते हैं आला प्राइमा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 33 नंबर। इम्पेस्टो तकनीक में रंग कैसे लगाए जाते हैं? ऑप्शन है पतली परतों में, मोटी परतों में, पानी के साथ या फिर स्प्रे के द्वारा। तो इम्पेस्टो तकनीक में मोटी परतों से रंग लगाए जाते हैं और इम्पेस्टो में स्पैचुला का यूज करते हैं यानी कि पैलेट नाइफ का, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 34 नंबर। इम्पेस्टो तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता बढ़ाना, सतह पर उभार उत्पन्न करना, रंग हल्के करना या फिर चित्र को छोटा करना। तो जैसा कि अभी आपको बताया गया है, इम्पेस्टो में जो रंग है वो कैसे लगाए जाते हैं? मोटे मोटे लगाए जाते हैं। तो चित्र पर उभार उत्पन्न करना, सतह पर उभार उत्पन्न करना, यही इम्पेस्टो का मुख्य उद्देश्य है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 35 नंबर। ग्वाचे जो तकनीक है या फिर ग्वाचे चित्रकला किस प्रकार की होती है? पारदर्शी, अपारदर्शी, तेल चित्रकला, भित्ति चित्रकला। तो ग्वाचे किस प्रकार की है? अपारदर्शी जल रंग टेक्निक। ठीक है, ग्वाचे कैसा है? अपारदर्शी है। और जल रंग कैसा है? पारदर्शी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 36 नंबर। फ्रेस्को ब्यूनो तकनीक में चित्र कहाँ बनाए जाते हैं? तो फ्रेस्को ब्यूनो में या फिर केवल फ्रेस्को अगर लिखा हुआ है तो गीले प्लास्टर पर। चित्र कहाँ बनते हैं? गीले प्लास्टर पर। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, फ्रेस्को सेस्को तकनीक में चित्र कहाँ बनाए जाते हैं? तो सूखे प्लास्टर पर। जस्ट उसका ऑपोजिट यहाँ पर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 38 नंबर। स्वर्णिम विभाजन के सिद्धांत के प्रदाता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेम्ब्रांड, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर यूक्लिड। तो स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत जो है ये यूक्लिड ने दिया था। और यूक्लिड कहाँ के हैं? तो यूनान के हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा राजा रवि वर्मा के बारे में भी जान लेते हैं। तो भारत में तैल चित्रण की शुरुआत करने वाले हैं राजा रवि वर्मा। और भारत में वॉश टेक्निक, जो वॉश टेक्निक है, इसकी शुरुआत किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 39 नंबर। जयपुर फ्रेस्को किस राज्य की प्रसिद्ध कला है? तो जयपुर आप जानते हैं कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान में। और जयपुर फ्रेस्को में जो गीले प्लास्टर पर ही चित्र बनाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है 40 नंबर। मोजाइक चित्रकला में चित्र किस प्रकार बनाए जाते हैं? ब्रश से रंग भरकर, छोटे छोटे रंगीन टुकड़ों को जोड़कर, चारकोल से, पेस्टल से। तो जो भी विद्यार्थी कल की वीडियो देखे होंगे वहां पर मैंने मोजाइक चित्रकला की पेंटिंग जो है वो भी दिखाई थी। तो इसमें क्या किया जाता है? छोटे छोटे रंगीन टुकड़ों को जोड़कर चित्र बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 41 नंबर। मोजाइक कला में सामान्यतः किन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है? कांच, पत्थर और टाइल का, कागज और पेंसिल का, चारकोल और क्रेयॉन का, तेल और पानी का। तो मोजाइक में कांच, पत्थर और टाइल, इन सब के छोटे छोटे टुकड़ों से चित्र बनाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, जेनर पेंटिंग किसे कहते हैं? जेनर पेंटिंग लोक जीवन का चित्रण, धार्मिक चित्रण, अधार्मिक चित्रण, धार्मिक चित्रण, वही ऑप्शन है। तो जेनर पेंटिंग किसे कहते हैं? लोक जीवन। ठीक है, लोक जीवन का चित्रण, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 43 नंबर। ड्राइंग बोर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है? रंग मिलाने के लिए, कागज को समतल आधार देने के लिए, ब्रश रखने के लिए, रंग सुखाने के लिए। तो आप सभी ड्राइंग बोर्ड का यूज करते हैं कागज को समतल आधार देने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 44 नंबर। लाल, नारंगी और पीला किस श्रेणी के रंग हैं? शीत रंग है, तटस्थ रंग है, उष्ण रंग है या फिर मिश्रित रंग है? तो लाल, नारंगी, पीला ये सभी कैसे रंग हैं? उष्ण रंग हैं, यानी कि वार्म कलर है या फिर गर्म रंग है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 45 नंबर। नीला, हरा और बैंगनी ये किस श्रेणी के रंग हैं? उष्ण रंग है, शीत रंग है, तटस्थ रंग है या फिर प्राथमिक रंग है? तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों शीत रंग है या फिर कूल कलर है या फिर हम कह सकते हैं कि ये ठंडे रंग है। देखिए, ठंडे और गर्म रंगों को आप कैसे याद रखेंगे? जो रंग आग और सूर्य के समीप है, यानी कि जिसमें आग और सूर्य के कलर दिखाई देते हैं, जैसे लाल, पीला, नारंगी, ये सारे रंग कैसे हैं? गर्म रंग हैं, क्योंकि आग गर्म होती है, सूर्य गर्म होता है। और जो हमारा नीला, हरा, बैंगनी रंग है, ये ठंडे रंग हैं। ठंडे रंगों को आप ऐसे याद करेंगे, जो रंग बर्फ और पानी के समीप है, क्योंकि बर्फ और पानी कैसी होती है? ठंडी होती है। तो बर्फ और पानी के समीप है, वो ठंडे रंग होते हैं। पानी को या फिर बर्फ को जब आप बहुत दूर से देखते हैं तो वो हल्की नीली दिखाई देती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है 46 नंबर। यदि किसी चित्र में सभी रंग, आकार और रेखाएं एक दूसरे से मेल खाती हैं और कोई भी भाग अलग या असंगत ना लगे, तो वहां पर किस सिद्धांत का उदाहरण होगा? लय का, सामंजस्य का, बल का या फिर परिप्रेक्ष्य का? तो राइट आंसर हो जाएगा सामंजस्य का, क्योंकि सारे तत्व हैं वो मेल खा रहे हैं, और जहां पर मेल खाने की बात होती है वहां पर कौन सा सिद्धांत होता है? सामंजस्य का, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 47 नंबर, यदि चित्र में सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े प्रतीत हों, जुड़े प्रतीत होने का मतलब है एकता हो, एक दूसरे से जुड़े हों या फिर एकता हो, तो वहां पर कौन सा सिद्धांत होगा? तो यहाँ पर तो मैंने बोल ही दिया, एकता यानी कि यूनिटी। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 48 नंबर, चित्र में दर्शक की दृष्टि को एक दिशा में ले जाने का कार्य कौन सा सिद्धांत करता है? लय, आकार, बनावट या फिर स्थान? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, लय। लय यानी कि रिदम। और लास्ट क्वेश्चन, हाँ 49 क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी वस्तु को यथार्थवादी रूप में यानी कि रियलिस्टिक दिखाने के लिए कलाकार को किसका ज्ञान आवश्यक है? केवल रंगों का, केवल रेखाओं का, परिप्रेक्ष्य और अनुपात का, केवल बनावट का? तो किसी भी वस्तु को यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक दिखाने के लिए परिप्रेक्ष्य और अनुपात का ज्ञान होना कलाकार को आवश्यक है। फिर लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 50 नंबर, इसको भी समझ लेते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी हम फंडामेंटल ऑफ आर्ट का अध्ययन क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? ऑप्शन दिए गए हैं, कला के मूल तत्वों, सिद्धांतों और तकनीक की समझ विकसित करना, केवल चित्र बेचना, केवल प्रतियोगिता में भाग लेना, केवल रंगों का प्रयोग सीखना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, कला के मूल तत्वों, सिद्धांतों और तकनीकों की समझ विकसित करना। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। बाकी दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।